क्या आयतुल्ला खामनाई को नहीं पता था कि उन्हें मार दिया जाएगा? भारत के मुसलमानों का ईरान से रिश्ता क्या है? कौन पेट्रोल पंप पे 300 रुपया का तेल खरीदेगा? ईरान मजलूम है या ईरान जालिम है? तो बात शायद यहाँ तक नहीं पहुँचती कि आज इतनी भयानक जंग हो रही है। मैं तो जान दे दूंगा। इसके बाद क्या होगा? सबने सपना तो यही देखा कि इस्लामिक हुकूमत को उखाड़ फेंकना है। कुछ ऐसे अच्छे लोग हैं सर झुकाना नहीं जानते। पूरा जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो भी ईरान को लेकर बट गया है क्या? अगर अमेरिका ने और इजराइल ने नफरत का चश्मा नहीं पहना होता और अपनी आंखों से देखा होता। लेकिन आखिर कब तक टिक पाएगा ईरान? अमेरिका अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए करेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी 9 के इस बेहद खास पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज की और इस वक्त की, इस दौर की सबसे बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यही है कि ईरान इजराइल और अमेरिका के साथ जंग में मुलव्विस है। अमेरिका ने 28 फरवरी को जो बड़ा हमला ईरान के ऊपर किया, उसके बाद दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है। तमाम देशों के आपसी जो समीकरण थे, जो इक्वेशंस थे, वो हिल गए। पूरी दुनिया पर इस जंग का असर देखने को मिल रहा है। लेकिन ईरान के ताल्लुक से इस जंग के मायने क्या हैं? भारत का मुसलमान जो है उसका ईरान से कनेक्शन क्या है? क्योंकि इस कनेक्शन को लेकर भी बहुत बातें हो रही हैं। ये सब कुछ डिस्कस करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद हैं। मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। और मौलाना साहब की मैं खासियत बता दूं आपको कि चाहे ईरान में तेहरान से लेकर खुम तक के तमाम इलाके हों, ईरान के लीडरान हों, उनसे आप ताल्लुक़ की बात कर लीजिए और मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी को लेकर जो विश्वसनीयता है, मौलाना साहब के कहे की जो वैल्यू है, उसकी बात कर लीजिए। या फिर हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटी से जुड़े इश्यूज़ हों, उनको डिस्कस करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मसलों पर मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी से बात करते हैं। अलग अलग मसलों पर सलाह लेने की कोशिश की जाती है। तो ये मौलाना साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। और मौलाना साहब, एक इंट्रोडक्शन में आपका भूल गया कि जितने बुजुर्ग आपको चाव से सुनते हैं, उतने ही देश के युवा भी बखूबी सुनते हैं। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट में कि भारत के मुसलमानों का ईरान से रिश्ता क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएँ कि ईरान से आपका रिश्ता क्या है। समीर, सलाम अक़ीदत, सलाम मोहब्बत और आपके चैनल के हवाले से दुनिया में जहाँ कहीं भी ये टेलीकास्ट पॉडकास्ट देखने वालों की खिदमत में सलाम मोहब्बत और सलाम अक़ीदत के साथ सबसे पहले तो एक बुलंद आवाज़, अच्छे अल्फाज का इंतखाब और कानों को सुनने पर मजबूर कर देने वाला लबो लहजा जब भी न्यूज़ के माध्यम से कभी आता है तो चेहरा देखे बग़ैर हर इंसान बोल देता है ये समीर बोल रहे होंगे। शुक्रिया। आपने याद किया, अच्छा लगा। और आपने एक बहुत अहम सवाल किया। मेरा रिश्ता, मेरे मुल्क का रिश्ता, मेरे मुल्क के मुसलमानों का रिश्ता, मेरे मुल्क के हिंदुओं का रिश्ता, मेरे मुल्क के सरदारों का रिश्ता, जैनियों का रिश्ता ईरान के साथ क्या है? तो देखिए, मेरा रिश्ता ईरान के साथ अगर अक़ीदे के तौर पे देखें तो मेरे 8वें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की क़ब्र है वहाँ पर। उनकी बहन जनाब मासूम क़ौम की क़ब्र है वहाँ पर। और ढेर सारे इमामों के बच्चों की, जिन्हें इमामज़ादगान कहा जाता है, क़ब्र है। और अगर मैं ताज़े हालात में कहूँ तो ताज़े हालात में आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने जिस इस्लामी इनक़लाब को ईरान की आवाम के सपोर्ट से कामयाबी तक पहुंचाया, और उस ईरान में जहां पे हम उनके दिलों को टटोल के, उनके सोचों को टटोल के देखते हैं तो पता चलता है हर ईरानी के दिल में एक छोटा सा भारत बसता है। बिल्कुल इसी तरह एक भारतीय के बड़े दिल में एक छोटा सा ईरान बसता है। तो ये रिश्ता बहुत अहम है। अगर हम मुसलमानों की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि क्यों सिर्फ मुसलमान, हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं। हम आस्था की धरती में जन्मे लोग हैं।
हमारे यहाँ नेकी को नेकी की तरह देखा जाता है और बुराई को बुराई की तरह। मसलन मान लीजिए छोटे शहर में झूठ को झूठ समझा जाता है और दिल्ली जैसे बड़े शहर में झूठ को चालाकी, छोटे शहर में धोखा को धोखा समझा जाता है और बड़े शहर में धोखे को स्मार्टनेस। तो आपके धोखे को स्मार्टनेस समझने से धोखा की जो परिभाषा है वो नहीं बदलेगी। बिल्कुल इसी तरह जो भारत की मिट्टी का सच्चा भारतीय है उसे जुल्म जुल्म दिखाई देता है, पावर नहीं दिखाई देता, और मजलूम मजलूम दिखाई देता है। छूटा हुआ नहीं कि उसको सपोर्ट करेंगे तो पासपोर्ट छिन जाएगा, तो जॉब छिन जाएगा, तो करियर ख़त्म हो जाएगा। इस नज़रिए से आम आदमी और आम भारतीय नहीं सोचता। सवाल यहाँ ये है, ईरान मजलूम है या ईरान जालिम है? तो आपने अभी संतों की भी आवाज़ सुनी होगी। बाबा रामदेव ने अभी जिस तरह से पक्ष रखा है, और जब उनसे पलट के पूछा गया तो क्या आप ईरान के साथ हैं, तो उन्होंने पलट के फ़ौरन कहा मैं इंसानियत के साथ हूँ, और हर वो जुल्म और जालिम जिसको करने के बाद सोचता है कि चूँकि हम बड़े हैं हमारी सब कुछ मानी जाएगी। नहीं, कुछ ऐसे अच्छे लोग हैं जो सर कटाना तो जानते हैं, सर झुकाना नहीं जानते। बहुत शानदार बात आपने कही, लेकिन ये बताइए कि ये अभी हमारे दौर में ही क्यों हुआ? 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुई और तब से लेकर अमेरिका में जितने भी राष्ट्रपति रहे, सबने सपना तो यही देखा कि इस्लामिक हुकूमत को उखाड़ फेंकना है, फिर से अपनी एक पिट्ठू सरकार ईरान में बिठाना है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में वाहिद ईरान ही एक ऐसा मुल्क है जो कि अमेरिका को सीधे चैलेंज करता है, जिसको अमेरिका की ताकत से, उसके सुपर पावर होने से डर नहीं लगता। फिर आज के ही इस दौर में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ही ये फैसला क्यों किया गया कि ईरान पर हमला करना है, और न सिर्फ हमला करना है बल्कि इतना घातक हमला करना है कि सुप्रीम लीडर की जान ले लेनी है। आयतुल्लाह खामनेई की जान चली गई 28 फरवरी को हुए इस हमले में अमेरिका के, और उनके बहुत सारे सहयोगी लोग, बहुत सारे रिश्तेदार भी, उनको भी अपनी जान गंवानी पड़ी। कोशिश ये की जा रही है कि ईरान की जो लीडरशिप है उसका खात्मा कर दिया जाए। मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है कि जो भी उनकी जगह लेगा उसका भी यही हश्र होगा। सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है इसकी? मैं इसमें आपको थोड़ा सा शुरू से बयान करते हुए मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। रज़ा शाह पहलवी के सामने खुमैनी की आवाज़ थी। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने एक आवाज़ बुलंद की। उन्होंने ईरान के जवानों से कहा, ये ज़मीन तुम्हारी है, ये ईरान की धरती तुम्हारी है, तुम्हें क्या लगता है इस धरती से निकलता हुआ सोना, इस धरती से निकलता हुआ तेल, इस धरती से निकलती हुई और भी चीज़ें जो ईश्वर ने तुम्हें दे रखी हैं, क्या इसका मालिक कोई एक आदमी बादशाह बन के हो सकता है? या वो बादशाह तुम्हारी ये धरती किसी को दे दे तो वो ये काम सही कर रहा है? जवानों ने उनका साथ दिया और जवानों ने कहा नहीं, ये धरती हमारी है। यानी आयतुल्लाह खुमैनी ने ज़मीनी सतह की आवाज़ बुलंद की। थोड़ा सा हमारा जो मीडिया है और जो वेस्ट मीडिया है वो अचानक में ये कहता है कि वो इस्लामी जाबाज उन्होंने खड़े किए, उन्होंने मैदान जिहाद में लड़ने वाले खड़े किए, उन्होंने जंगो जिदाल करने वाले खड़े किए। नहीं, ऐसा नहीं था। ये आप आयतुल्लाह खुमैनी की बात कर रहे हैं, जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद पहले सुप्रीम लीडर मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने ज़मीन से मोहब्बत करने वाले लोग खड़े किए हैं। और अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि गांधी की हिस्ट्री देखें, गांधी ने क्या किया। ज़मीन से मोहब्बत करने वाले जब यकजा कर लिए तो अंग्रेज़ को भागना पड़ा। बिल्कुल इसी तरह खुमैनी ने जब ज़मीन से मोहब्बत करने वाले यकजा कर लिए तो रज़ा शाह पहलवी को भागना पड़ा। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। उनको आखिरी बार क़ैद करके कुम से तेहरान लाया जा रहा था, और जो इंचार्ज था इस कस्टडी का, इस ऑपरेशन का, उससे बादशाह ने पूछा, रास्ते में कैसी घबराहट पाई तुमने खुमैनी के अंदर, क्या कह रहे थे वो? तो उसने मुस्कुरा के कहा, मैंने पूछा कि आपके लिए कौन कुर्बानियाँ देगा, कहाँ हैं आपके साथ देने वाले, अब कौन साथ आ रहा है, अब जब गिरफ्तार आपको किया गया है तो कौन खड़ा होगा, आपकी फ़ौज है कहाँ? तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि मेरी फ़ौज अभी माओं की गोदी और गहवारे में है, एक दिन मेरे चाहने वाले बड़े होंगे। तो आप मुझसे कह रहे थे
कि ये क्या हो गया है। अमेरिका ने ये नहीं सोचा कि खुमैनी के जो चाहने वाले गहवारों में थे आज से 40 साल पहले, वो 40 साल बाद मैदान में आ गए। ये भूल हुई है सोचने में, चूँकि हक वो चीज़ होती है कि गर्दन कटने के बाद भी नौके नेज़ा पे गुफ्तगू। क्योंकि अमेरिका को तो यही लग रहा था कि अगर हमने सुप्रीम लीडर को मार दिया फिर कौन बचेगा, फिर तो हम जैसे चाहेंगे वैसे ईरान को चला सकेंगे। रजा पहलवी ने भी तैयारी कर ली थी, वो भी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे कि अब वक्त आ गया है, इतने सालों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हुआ। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के जाने के बाद ऐसा लगा कि ईरान और ज़्यादा एकजुट हो गया है। जो विरोध की आवाज़ें उठती नज़र आती थीं ईरान से, वो भी शांत हो गईं और लोग सड़कों पर आ रहे हैं तो अपने हुक्मरानों का साथ देने के लिए सड़कों पर आ रहे हैं, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या ईरान को समझने में अमेरिका और इजराइल ने वाकई बड़ी भूल कर दी, जिसका आज अंजाम दोनों को देखने को भी मिल रहा है? मैं ऐसा समझता हूँ कि ईरान को समझने में उन्होंने नफ़रत से ज़्यादा काम लिया, अक्ल से कम काम लिया। अगर उन्होंने अक्ल, देखिए अमेरिका को कौन अक्ल सिखा सकता है और समझा सकता है, और ख़ास करके डोनाल्ड ट्रंप, और ख़ास करके ऐसे आदमी को जिसको खुद ही नहीं पता कि वो क्या बोलने वाला है और बोल के उसके ख़िलाफ़ क्या करने वाला है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, किसी सोने की दुकान पे भी अगर आपको पता चल जाए कि जो दुकानदार है वो चोर है, तो सोने जैसी चीज़ भी आप उस दुकान से नहीं ख़रीदेंगे। इंसानों की दुनिया में वफ़ादारी वही सोना होती है और ज़बान वही हीरा होता है। जिसके पास वफ़ादारी और ज़बान ना हो, न तो उस मुल्क का भरोसा किया जा सकता है, न मुल्क के लीडर का भरोसा किया जाता है। माना उसे जाता है जिसकी कलम के पीछे वफ़ादारी खड़ी हो और जिसके ज़बान के पीछे दुनिया खड़ी हो। मैं ये मानता हूँ पर्सनली, जो क्रेडिबिलिटी कभी हो सकती है अमेरिका के पास हुआ करती हो, लेकिन मैं जिस अमेरिका को जानता हूँ पिछले 40 साल से, क्रेडिबिलिटी नहीं, खुद गर्जी उनके पास थी। उनको जिससे रिश्ता रखना है उसके रीज़न्स होते हैं, उनको पलना है, दूसरा चाहे मर जाए। अब आज जब उन्हें पता चल रहा है कि उनके करीबी उनके साथ छोड़कर किनारे हो रहे हैं जी। तो उन्हें एहसास हो रहा है बेवफाई उनके नज़रिए से क्या चीज़ है। जहाँ तक रहा ईरान का सवाल, अगर अमेरिका ने और इजराइल ने नफ़रत का चश्मा नहीं पहना होता और अपनी आंखों से देखा होता तो उन्हें 6000 साल की पुरानी तहज़ीब सामने दिखाई देती। मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा, कौन है ईरानी? इनके हाथ से आप रोटी नहीं छीन सकते, इनकी आंखों की रोशनी नहीं छीन सकते, इनकी सोच की बालिदगी और मेराज नहीं छीन सकते, इनसे इनका वक़ार और ईरानी होने का जो इफ्तिखार इन्हें हासिल है नहीं छीन सकते। 6000 साल से इनके यहाँ चिराग जल रहा है, अभी तक बुझा नहीं। 6000 साल से इनके यहाँ फ़िक्रें चल रही हैं, अभी तक टूटी नहीं। 6000 साल से इन्होंने दुनिया को रास्ते दिए, दुनिया को हुकूमतें दी, दुनिया में हुकूमतें की, दुनिया को फ़ारसी ज़बान दिया। आप बताइए एशिया में कोई और ज़बान इतनी हुकूमत की हो तो? ईरान शिया और सुन्नी और मुस्लिम नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए, ईरान उसकी तहज़ीबों के हिसाब से देखा जाना चाहिए, उसके इफ्तिखार के, उसकी विरासत के रिच होने के हिसाब से देखा जाना चाहिए। आपको पता चलेगा, आपको मालूम है कि आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको आप उनके विरासत के हिसाब से काम सौंपते हैं। हमारे यहाँ राजपूताना राइफ़ल है, किस वजह से है राजपूताना राइफ़ल? आपको पता है विरासत में उसके यहाँ शुजात भी है और वफ़ादारी भी है। आपके यहाँ फ़ौजों में सरदार ज़्यादा हैं, क्यों? चूँकि सरदार शहादत और शुजात दो चीज़ों के दरमियान जवान होते हैं। आप चीज़ों को अगर समझेंगे, वक़ार को अगर समझेंगे तो आप नेगोशिएशन करेंगे, और नहीं समझेंगे तो झगड़ा करेंगे। तो अमेरिका ने क्या किया है, नेगोशिएशन को माइनस कर दिया, झगड़े को आगे रख दिया। जब झगड़े को आगे रखा तो उसकी समझ में आया कि भैया आप क्या सोचते हैं कि आप ही के मुंह में ज़बान है, हमारे मुंह में ज़बान नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि आप ही ने तरक्की की है दुनिया में, हमने तरक्की नहीं की है। जैसे सूरज अपनी रोशनी ईरान के लिए भी देता है और अमेरिका के लिए भी, वैसे ही इस ज़मीन पे पलने वाले लोग उसी रोशनी से वो चीज़ बनाते हैं जो शायद अभी अमेरिका में बनी भी ना हो। लेकिन मौलाना साहब, ये तो बात आपने की ईरान के नुक्ते नज़र से, लेकिन थोड़ा इज़राइल का पर्सपेक्टिव भी समझने की कोशिश करते हैं। इज़राइल को ये लगता है कि अगर ईरान परमाणु शक्ति संपन्न हो गया, ईरान ने परमाणु बम बना लिया, तो फिर उसके अस्तित्व को ख़तरा पैदा हो जाएगा। अमेरिका इज़राइल की ये बात मानता है और ईरान कहीं ना कहीं ये मानता भी है कि इज़राइल उसके लिए थ्रेट है। डेथ टू इज़राइल, डेथ टू अमेरिका के नारे ईरान में लगते हैं।
तो इजराइल की जो थिंकिंग है वो तो यही है कि अगर ईरान मजबूत हुआ तो फिर इजराइल खत्म हो जाएगा। और हाल ही में जो इंसिडेंट्स हुए, जिस तरह से इजराइल पर अटैक हुआ हमास का, वो जितना भयानक, भयावह, बर्बर अटैक था, कहा यह भी जाता है कि तनाव की शुरुआत वहीं से हो गई जब हमास ने इतना बड़ा हमला किया अक्टूबर 2023 में। अब तनाव बढ़ता बढ़ता कहां तक पहुंच जाएगा ये कोई नहीं जानता। तनाव शुरू करना किसी के अपने बस में होता है, लेकिन ख़त्म करना, कि वो किस मकाम तक पहुंच जाएगा, ये किसी के बस में होता नहीं। तो देखिए आज बात यहां तक पहुंच गई है। क्या आप मानते हैं इस बात को कि अगर 7 अक्टूबर 2023 को वो हमला नहीं होता, फिर उसके बाद गाज़ा पर अटैक नहीं करता इजराइल, तो बात शायद यहाँ तक नहीं पहुँचती कि आज इतनी भयानक जंग हो रही है, दोनों ही तरफ इतना नुकसान हो रहा है। इजराइल में भी जमकर तबाही मची हुई है, ईरान में भी तबाही मची हुई है, और पूरी दुनिया को उसका बुरा असर जो है वो झेलना पड़ रहा है। सो इसके लिए एक शेर है बहुत अच्छा, अगर समीर आप समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैं तो जान दे दूंगा, इसके बाद क्या होगा, मेरे कत्ल से पहले तुमको सोचना होगा। तो ये एक हकीकत है जिसे हमें समझना पड़ेगा। चलिए थोड़ी देर के लिए हम इज़राइली नुक्ते निगाह से थोड़ी देर के लिए चीज़ों को देख लेते हैं जी। और देखते हैं कि ये नज़रिया कैसा है। आप अच्छे से जानते हैं, आप यूपी से बिलोंग करते हैं। आपके मान लीजिए चचेरे चचा का कोई लड़का अचानक में आके शहर में आपसे कहता है कि भैया वो एक कमरा हमें रहने को मिल जाता तो हम शहर में रह जाते। आपने कहा किराया नहीं देना पड़ेगा, 4 रिश्तेदारों ने कहा भाई तुम्हारा ही है, यहीं का है, चलो जगह दे देते हैं। आपने एक कमरा दे दिया और कहानी ये हुई कि उसने कमरे से आंगन और आंगन से फिर दूसरा कमरा, और फिर आप ही से कहा कि आपकी तो इतनी ज़रूरत है नहीं ज़मीन की, जो है वो इतने में आप रह लीजिए और इतने में हम रह लेते हैं। ये कहानी वहाँ से शुरू होती है। आप भी अच्छे से समझते हैं कि ये कहानी मैंने नहीं बनाई है और आपने नहीं बनाई है, और भारत का इस कहानी से कोई लेना देना नहीं है। 1948 30 नवंबर के पहले होने वाले सारे वाक़यात में ना आप मौजूद थे ना मैं मौजूद था। उसके बाद से 49 और 50 में एक मुल्क की सूरत लेने के बाद इजराइल ने फ़िलिस्तीन के 400 गांव गायब कर दिए। कितने? 400। हमारे यहाँ भारत में हुकूमतें बदल जाती हैं, एक गांव में अगर दंगा होता है तो 5 गांव में अगर दंगे हो जाते हैं 10 साल तक पीछा नहीं छोड़ता। 20 गांव में अगर दंगे हो गए तो सरकारें बदल दी जाती हैं और सरकारें 20-20 सालों तक नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम आज़ाद मुल्क के खूबसूरत हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, जहाँ हर एक्शन का रिएक्शन, हर रिएक्शन पे तबसरा, हर तबसरे पे इनकलाब, हर इनकलाब पे हुकूमतें बदला करती हैं। यह हमारे यहाँ चलता रहता है, ठीक है ना। तो हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। 50 के बाद से कुछ हमले फ़िलिस्तीन की तरफ से हुए और कुछ हमले जो है वो इज़राइल की तरफ से हुए। ये जंगे, हमला, रेजिस्टेंस, ये सब कुछ चलता रहा। इन सिलसिले को 50 से आप लाइए 60 तक, 60 से लाइए 70 तक, 70 से लाइए 80 तक, 80 से लाइए 90 तक, और फिर 2025 या 23 जिस वाक़े की आप बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए किसको हक़ है कि वो किसी आदमी को उसके अपने मालिकियत से बरतरफ कर दे, मकान से बाहर कर दे, घर से बाहर कर दे। किसी को ये हक भी तो नहीं है कि किसी देश के अंदर घुसकर उनके बॉर्डर्स को तोड़कर आप बेकसूर मासूम लोगों की जान लीजिए। ये भी तो हक बेकसूर और मासूम लोगों के मारने पर किसी मुदब्बिर ने कभी कोई तशवीक़ की गुफ्तगू नहीं की होगी कि बहुत अच्छा हो गया और बहुत अच्छा किया। लेकिन वो जो करने वाला था वो करने के पहले अपनी जान को जोखिम में डाल रहा था ना। तो ये तो नहीं गुफ्तगू हो सकती कि उसने ये जोखिम में क्यों डाला, उसके पीछे की जो कहानियां हैं वही। इसीलिए मैं आपको 48 में लेके गया हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं बिल्कुल ये गुफ्तगू नहीं करना चाहता कि ये 4 दिन की बात थी, समझ लेते, देख लेते। भाई 48 से मैं लेके आपको आया हूँ, और इस वक्त 2026 में कैफियत ये थी कि उन्होंने कहा कि हम बहुत मजबूत हैं। ठीक है भाई, कमज़ोर को रहने का हक़ है, उसे रहने दो। नहीं जी हम जैसे चाहेंगे आपको रहना होगा, नहीं जी इतने किलोमीटर में आपको बांध देंगे, नहीं जी आपके पास खाना अगर यूनाइटेड नेशन से आ रहा नहीं आएगा, नहीं जी आपको मदद नहीं पहुंचेगी, नहीं जी फ़लाँ हमारा जो है वो नुमाइंदा आपके साथ रहेगा, नहीं जी। आपको ख़ुद पता है हमास को एवरी मंथ 50 मिलियन या 20 मिलियन डॉलर देने की बात जो अभी आ रही है सामने, मीडिया में अवेलेबल है,
वो इजराइल की तरफ से एड क्यों जाता था भाई? और वो एड इसलिए जाता था, फॉर एग्जांपल मैं इसे और समेट रहा हूँ। आप देखिए क्या होता है कि जो पावर्स होते हैं वो अपने कुछ लोगों को रखते हैं और उनको एक टास्क देते हैं बिल्कुल, वो कि भी इस रहा है। टास्क पे अमल कीजिएगा। अब उसको पता है कि उसको वफादार किसका होना है, बाहर वाले का होना है और या अपने मुल्क का होना है, अपनी ज़मीन का होना है, अपनी तहजीब का होना है। तो उन्होंने अपनी ज़मीन के साथ वफादारी की। अब मैं खुद सोचता हूँ कि जब इन्होंने ये देख लिया कि जितना हमास ऊपर है या फ़िलिस्तीन ऊपर है और उतना उन्होंने ज़मीन के नीचे मकान बना रखे हैं, तो इन्होंने ईरान पे हमला करने का प्लान ही नहीं करना चाहिए था। इसलिए कि इनको सोचना चाहिए था, जब ये अपने सामने के फ़िलिस्तीन से नहीं निमट पा रहे हैं, इतना जुल्म करने के बाद, इतनी बर्बरियत करने के बाद, पता नहीं कितने हज़ार किलो गाजा और से हमास का खात्मा तो हो नहीं पाया अभी हाँ, तक। तो ये खुद इनको हिजबुल्लाह पर बहुत करारी चोट लगी, लेकिन हिजबुल्लाह अभी भी जिंदा है। हिजबुल्लाह आज की तारीख में भी इजराइल पर हमला कर रहा है। यमन में हूती आज भी एक्टिव हैं। यानी ईरान के जो तीनों प्रॉक्सीज हैं उसमें से अगर आप हमास को छोड़ दीजिए तो दो तो इस जंग में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। खैर, ये बात हो गई प्रॉक्सीज की, लेकिन जिस सवाल का मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि भारत के मुसलमानों से ईरान का कनेक्शन क्या है, क्योंकि आयतुल्लाह खामनेई के जाने के बाद हमने देखा हमारे देश में भी जगह जगह प्रोटेस्ट हुए, लखनऊ से लेकर लद्दाख तक, खास करके शिया कम्युनिटी के लोग सड़कों पर उतरे। तो बहुत सारे भारतीय लोगों के जहन में भी ये सवाल पैदा हुआ कि भाई यहाँ के मुसलमानों से ईरान का कनेक्शन क्या है और ईरान को लेकर ये जो सेंटिमेंट्स हैं इसके पीछे क्या वजह है। यहाँ पर लोग रोना पीटना क्यों कर रहे हैं, लोग मातम मनाते हुए निकलकर सड़कों पर क्यों नज़र आ रहे हैं मातम मनाते हुए। तो इसका जवाब आपके हिसाब से क्या है? ये बहुत आसान चीज़ें हैं, हम ज़रा इसे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हमें हुकूमतें जॉब देती हैं, हमें हुकूमतें फॉर एग्ज़ाम्पल करियर संभालने में मदद करती हैं, हमें हुकूमतें खाने पीने के सामान में, राशन में, इन चीज़ों में मदद करती हैं। हम हुकूमतों पे अपना गुस्सा भी दिखाते हैं और हुकूमतों पे अपना प्यार भी बरसाते हैं। जब उन्हें वोट मिलता है तो वो हमारा प्यार होता है, जब वो रिजेक्ट करके कहीं हार मानती हैं तो वो हमारा गुस्सा होता है। हम मतलब भारत की कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ शियों ने गम मनाया, सिर्फ शिया रोड पे आए। हम इसे थोड़ा जोड़ के देखना चाहते हैं, चूँकि अभी आपने देखा होगा एम्बेसी ईरान ने लोगों के कहने पर एक अकाउंट मदद के लिए अगर किसी की ख्वाहिश हो तो वो इशू किया था। उसमें सबसे पहला चंदा किसी गुप्ता जी ने 12,500 रुपया दिया। तो मैं क्यों भूल जाऊं उस गुप्ता को जो दिल्ली से ईरानी एम्बेसी को मज़लूम समझ के उन मज़लूमों के लिए उनके ज़ख्मों पे मरहम लगने के काम आए, उसका तस्करा ना करूं। ऐसे ढेर सारे लोग हैं। ये तो वो तथ्य हैं जो मेरे सामने लाए गए, तो मैंने कहा इसका जिक्र होना चाहिए। अब ये कि शिया समुदाय आपको पता है जज्बाती समुदाय है, करबला से जुड़ी हुई है और करबला को ज़िंदा रखती है और करबला उन्हें मुहर्रम में फिर दोबारा ज़िंदा करती है। उनकी ज़िंदगियों में नाकामियाँ, उदासियाँ, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, वो सब कुछ करबला सुन के भूल जाते हैं। उनके ज़ख्म वो करबला सुन के भूल जाते हैं। आप ख़ुद उसी समुदाय को अच्छे से जानते हैं और नज़दीक से आपने देखा है। आपको मालूम है कि इस समुदाय में मज़लूम की बड़ी इज़्ज़त है। इस समुदाय में ज़ालिम को बहुत नफ़रत से देखा जाता है। इस समुदाय में हर जुमेरात को एक ज़ियारत पढ़ी जाती है, ज़ियारत वारसा, ज़ियारत इमाम हुसैन उसको कहते हैं। उसमें साफ़ शब्द बोले जाते हैं, लान अल्लाह उम्मतन क़तलत का, लानत हो परवरदिगार जिसने इमाम हुसैन को मारा, व लान अल्लाह उम्मतन ज़लमत का, और लानत हो उस पे जिसने उन पे जुल्म किया, और लानत हो जिसने सुना, समिआत बिज़ालिका फ़रज़ियत बे, सुना और उस पर राज़ी रहा। तो हमारे यहाँ एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि सुनने के बाद राज़ी नहीं रह सकते। अपनी नकार को, अपनी ना को उन्हें बयान करना ही करना है। वो उनकी नकार, वो उनका बयान, वो उनका इनकार सामने आना चाहिए। जज्बात से भरी हुई कौम है, इमोशनल कौम है और हक़ को पसंद करती है। झूठ अगर उसका बाप भी बोल रहा है
तो वो इस बात की हिम्मत रखती है कि वो कबूल करे कि हाँ मेरे बाप ने झूठ बोला, और सच अगर दुश्मन भी बोलता है तो वो उसको कबूल करती है कि हाँ सच दुश्मन ने बोला और ये दुश्मन का सच है। सो ऐसी कौम जिसने शब जुमा के खुतबे और मजलिसों में हमेशा अली को सुना हो, हुसैन को सुना हो, बीबी फातिमा को सुना हो, वो ज़िंदा कौम है, रिएक्शन करती है। अब यहाँ का जो शिया मुसलमान है या यहाँ का जो मजलूम का साथी इंसान है, उसके कर्तव्यों में वो सबसे पहले क्या कर सकता है? तो वो अपनी ज़बान, अपने वजूद से नकार कर सकता है, इनकार कर सकता है कि मैं जालिम के साथ नहीं हूँ और मैं मज़लूम के साथ हूँ। और उसके लिए वो क्या करेगा? बाहर आएगा अपनी रोड पे, अपने देश के रास्ते पे, और क्या करेगा? सीना पीटना कोई ईरान के लिए नहीं था, सीना पीटना इमाम हुसैन पर हुए जुल्म के लिए था, और उसमें तज़किरा उन जुल्मों का भी था जो करबला के रास्ते के सब मुसाफिर हैं जिन्हें मारा गया। मैं पलट के ये सवाल अगर आपसे करूं कि बताइए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान पे अगर कोई नज़र उठा के देखे तो हमारे और आपके जज्बात एक हैं कि नहीं, कि हम उसकी आंखें निकाल लेंगे? अगर हमारे मुल्क पे कोई हमला करे तो मेरे और आपके जज्बात एक हैं कि नहीं, कि हम सरहद पे अपनी गर्दन कटा देंगे? बिल्कुल इसी तरह ईरानी अपने मुल्क की हिफाजत के लिए रोड पे हैं, और हिंदुस्तानी उन ईरानियों के लिए सहानुभूति प्रकट करने के लिए कि हम आपके इस जंग में, इस लड़ाई में, इस होने वाले जुल्म पे जो आप पे हो रहा है, हम आपको सपोर्ट करते हैं, ताकि हो सकता है हमारी इस छोटी सी सपोर्ट से आपकी हिम्मत में इजाफा हो जाए। हम कोई ईरान नहीं जा रहे हैं, हम उनके कोई जंग में जाके शामिल नहीं हैं, ना उनको ज़रूरत है, ना वो बुला रहे हैं, ठीक है? लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम उनके लिए दुआ ईरान कर के सकते हैं। हिम्मत और हौसले की तो तारीफ बहुत हो रही है, क्योंकि जब ये लड़ाई शुरू हुई थी उस वक्त बहुत सारे लोगों ने, अमेरिका ने तो जाहिर है सोचा ही था तभी ये हमला किया, लेकिन इस जंग के शुरू होने के बाद बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आया कि ईरान कब तक टिक पाएगा। अमेरिका और इजराइल जैसे मजबूत देश हैं, प्लस जो अरब देश हैं, 6 अरब देश, वो भी पूरी तरह से अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं, उसके रुख के साथ खड़े हुए हैं, और अमेरिकन बेसेस जो वहाँ पर अरब देशों में मौजूद हैं, उसके चलते ईरान ने उन पर भी अटैक किए। यानी अरब मुल्कों और ईरान के बीच भी बहुत ज़्यादा संघर्ष बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और सऊदी अरब का रुख पूरी तरह से अमेरिका के पक्ष में है। आपको लग रहा है क्या कि क्योंकि बात मुसलमानों की भी हो रही है, तो पूरा जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो भी ईरान को लेकर बट गया है क्या? एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ ये अरब देश, उसमें आप बहरीन, कुवैत, यूएई सबका तस्करा कर सकते हैं, जिनको खासा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। मतलब यूएई की तो पूरी इमेज जो है वो ऐसा लग रहा है कि धराशायी हो गई है, उस पर बहुत बड़ा डेंट लगा है। कुवैत परेशान है, बहरीन परेशान है। तो ये जो रिफ्ट नजर आ रहा है इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड में आपस में, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसे ऐसे, अगर आप कम लफ्ज़ों में कहूँ, ज़रा सख्त है, माफ़ कीजिएगा, बट ज़रूरी है, चूँकि हो सकता है मेरे सुनने वाले जो जवान इस वक्त की सियासी हालात समझते हैं। जब डॉक्टर को ये लगता है कि ट्यूमर मल्टीपल है और बहुत सी जगहों पर है, तो वो सर्जरी नहीं करता कभी भी। लेकिन जब उसे पता है कि ट्यूमर किसी एक जगह पर है और आइडेंटिफाइड है, तो वो सर्जरी करता है। फिर वो ये नहीं देखता कि चमड़ी कटनी पड़ेगी और हड्डी तक उतरना पड़ेगा और सीना खोलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि कभी कभी इंसानियत के मामलों में ये देखना पड़ता है कि नस्ल इंसानी का दुश्मन कौन है। मुझे एक बात बताइए आप, ये जो हमले हो रहे हैं, इन हमलों में क्या हमारा इंसानी फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम उन बच्चियों की बात करें जो 5 साल से 12 साल की उम्र में मारी गई अपने स्कूलों में? मिनाप के क्या स्कूल पर जो अटैक क्या हुआ उन उस उन पर। क्या उनका तज़किरा नहीं बहुत करना बहुत चाहिए? दुखद था वो। क्या, मुझे बताइए, वो 86 साल का लीडर जिसको मालूम था कि मुझे मारा जाएगा, और वो अपने मुल्क की मोहब्बत में और अपनी ज़मीन की मोहब्बत में अपनी जगह बैठा रहा और भागा नहीं, क्योंकि वह हैदर करार का सिर्फ चाहने वाला नहीं बल्कि बेटा था, और वो करबला का सिर्फ ज़ायर नहीं बल्कि करबला के रास्ते का मुसाफिर था। तो क्या उनका तज़किरा नहीं होना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता, और क्या आप नहीं महसूस करते कि इतिहास में आज जो 18 साल का बच्चा है,
या जो आज 40 साल का आदमी है, इसने कभी जुल्म और बर्बरियत की ये इंतहा नहीं देखी होगी जो आज वो देख रहा है और वो सुन रहा है। हमें रातों को पता नहीं होता कि सुबह को अमेरिका क्या बोलेगा और कहाँ उसने बम बरसाए होंगे और कितने मकान गिराए होंगे और कितना लोगों को गिराया होगा। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ईरान है, गाज़ा नहीं है। और ईरान है, इसे झुकाया नहीं जा सकता, इसे दबाया नहीं जा सकता। इसने पहले ही कह दिया था कि जिस ज़मीन का इस्तेमाल भी अमेरिका अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए करेगा, हम उस ज़मीन को भी टारगेट करेंगे और हम उस बेसिस को भी टारगेट करेंगे। सो बेसिकली इसे हम इस तरह से ना देखें कि ईरान मुस्लिम मुल्कों पे हमला कर रहा है। नहीं, ईरान मुस्लिम मुल्कों पे हमला नहीं कर रहा। ईरान साफ साफ कह रहा है अच्छा इस बात को, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड में बटवारे के तौर पर तो आप इसे देखेंगे। मैं इसे 6 अरब मुल्क जो हैं वो अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, ईरान मैं अकेला नजर आ रहा है। मैं समीर यही बता रहा हूँ आपको कि अगर आप आवाम के पास जाएंगे, मैं आवाम के नुमाइंदे की हैसियत यहाँ से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप सऊदी आवाम के पास जाएं, आप यकीन जानें उस सऊदियन अवाम में खामेनेई के ज़्यादा चाहने वाले होंगे, मोहम्मद बिन सलमान के कम होंगे। आप कुवैत में चले जाएं, अपने शेख के कम होंगे और ईरान के मजलूम लोगों के साथ ज़्यादा होंगे। बहरीन में चले देश पर तो ईरान हमला कर रहा है। वो देश पे हमला नहीं कर रहा है, वो कह के हमला कर रहा है, वो बेसिस पे हमला कर रहा है। और उसने जहाँ जहाँ ऐसे हमले किए हैं अमेरिका और इजराइल को टारगेट करके, वहाँ उसने कहा है कि अवाम और पब्लिक से गुजारिश है कि वो जगहों को छोड़ दे। जैसे मुझे भी जो खबरें मिली हैं वो मीडिया से ही मिली हैं, और मैं उमूमी तौर पे समीर अच्छा नहीं समझता हूँ कि जंगों पे तबसरे के लिए कोई अमामे वाला, कोई पगड़ी वाला टेलीविज़न में आके बात करे, बिकॉज़ ये एक अलग मैदान है। इसमें जो इसके एक्सपर्ट होते हैं, वॉर एक्सपर्ट होते हैं, कोई लेफ्टिनेंट होता है, कोई कर्नल होता है, कोई जनरल होता है, उसके मुंह से अच्छा लगता है। हम जीडी बख्शी साहब को बहुत सुनते हैं, हमारे वो हुसैनी ब्राह्मण हैं, बहुत खुल के बोलते हैं और उनकी ज़बान भी अच्छी है और बहरहाल देश का जज्बा, देश का प्यार है, तो वो आर्टिफिशियल लोगों से तो अच्छा ही बोल पाएंगे। तो जो हक़ है जिसका, वही होना चाहिए। लेकिन हाँ, चूँकि थोड़ी बहुत अक्ल है, मालूमात है, हिंदुस्तान और ईरान को समझता हूँ, अपने मुल्क के बारे में मालूमात है, तो मैं इतना जानता हूँ कि अली की सीरत पे चलने वाली कौमें दुश्मनों को उठा के हमला करती हैं, सोते को सुला के हमला नहीं करती, धोखेबाजी से काम नहीं करती कि इधर पीस टॉक भी हो रहा है, नेगोशिएशन भी हो रहा है और उधर हमला भी हो रहा है। ये वो लोग किया करते हैं जिनको ये लगता है कि दोगलेपन से कामयाबी मिल सकती है, या मकर और रिया से झटका दिया जा सकता है, या धोखे से किसी को गिराया जा सकता है। मैं इतना जानता हूँ कि ईरान 40 साल से अपने आप को मजबूत कर रहा था। वो मौलवी जो ये समझते हैं कि ईरान सिर्फ दीनियात पढ़ाता है, और वो साइंसदान जो ये समझते हैं कि ईरान सिर्फ मेडिकल साइंस पढ़ाता है, आज उन्हें समझ में आ गया है ईरान जंग भी पढ़ाता है। क्योंकि जिससे 40 साल आपने सुलह की ज़बान नहीं समझी, आपकी जंग की ज़बान का जवाब इतना अच्छा ईरान ने दिया है। एशिया का हर एक छोटा बड़ा मुल्क, चाहे वो जिस मुल्क के साथ खड़ा हो, हमदर्दी में आज वो ईरान के साथ खड़ा है। इसका बड़ा तस्करा भी हो रहा है कि जब अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि हम ग्राउंड ऑपरेशन भी कर सकते हैं और अपनी फ़ौजें भेज सकते हैं ईरान में, ख़ास करके जो खर्ग आइलैंड है उस पर कब्ज़ा किया जा सकता है, ईरान की तरफ से ये कहा गया कि प्लीज़ कम, वी आर वेटिंग। तो इसका बड़ा तस्करा हुआ अब्बास अरागची ने जिस तरह से ये बातें कहीं। लेकिन एक बात और कही जा रही है कि अगर खर्ग पर अटैक होता है तो फिर दुबई पर ईरान आक्रमण कर सकता है, हमला कर सकता है, बहरीन को ईरान अपने में मिला सकता है, जो कि ईरान की एक मंशा, एक ख्वाहिश रही भी है। आपको लगता है कि चीज़ें यहाँ तक जा सकती हैं? बहुत छोटे में देखें, बहुत संक्षिप्त में मैं आपको कहूँ, जिनको ग्राउंड ऑपरेशन करना होता है वो ऐलान नहीं करते, और 30,000 पहले से आपके वहाँ मौजूद हैं, आपके 7 बेसेस हैं, उन 7 बेसेस पे 30,000 की जान तो आप बचा नहीं पा रहे हैं। होटलों में वो हैं, बेसेस उन्होंने छोड़ दिए हैं, फ़्लाइट लेके उनको जा नहीं सकती, चूँकि फ़्लाइट टारगेट हो सकती हैं, आपने उनको छुपा के रखा हुआ है। अपने फ़ौजी को आप मान सकते हैं, ऐसा भी दिन आ सकता है अपने फ़ौजी को अमेरिका छुपा के रख रहा हो, आप मान सकते हैं। मैं उन सारे मुल्कों की तरफ से कि जो मज़लूम के साथ हैं और जालिम के ख़िलाफ़ हैं, उनकी सोच को सैल्यूट करते हुए ईरान से बस इतना कहना चाहूँगा कि आप जिस तरह से अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, आप जिस तरह से मज़लूमियत की चादर और मज़लूमियत के साथ अपने ज़ख्मों को देखते हुए, क्योंकि जितने बड़े ज़ख्म उनके जिगर, उनकी रूह और उनके वजूद पे पड़े हैं, उन ज़ख्मों की कैफियत ये है कि आज हिंदुस्तान का इंसान भी रो रहा है और मुसलमान तो रो ही रहा है। तो मैं सिर्फ यहाँ ये कहना चाहूँगा कि
औज़ार से, ऐलान से, नैरेटिव से, डिजिटल मीडिया से, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से, और वो जो ट्विटर हुआ करता था वो क्या बोलते हैं एक्स हो उसको, गया। एक्स हो गया। ये एक्स और वाई और जेड से जंगें नहीं लड़ी जाती हैं। जंगे हिम्मत से, हौसले से, मादरे वतन के प्यार के जज्बे से और ख़ुद को कुर्बान कर देने के जज्बे से लड़ी जाती हैं, जो ईरान के पास भरपूर है। हिम्मत और हौसला तो है, ये तो दिखाया है ईरान ने, लेकिन आखिर कब तक टिक पाएगा ईरान? ये सवाल क्या आपको भी परेशान करता है, चिंता में डालता है कि कब तक टिक पाएगा? क्योंकि अमेरिका और इजराइल की ताकत तो बहुत ज़्यादा है। अब आप देखिए कि तमाम अरब मुल्कों की भी आप ताकत उसमें जोड़ लीजिए तो करीब 6 लाख से ज़्यादा उनके पास भी सैनिक मौजूद हैं। ईरान से अगर आप पर्टिकुलरली देश का कंपैरिजन करेंगे तो अरब मुल्कों की ताकत कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका, इजराइल, अरब मुल्क सब मिलकर अगर इस जंग को ईरान के खिलाफ लड़ते हैं तो ईरान कितने दिनों तक इस जंग में टिक पाएगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए बार बार ये बात कही जाती है कि उन्होंने जंग शुरू तो कर दी, शायद इजराइल के दबाव में भी कर दी हो, जो कि आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, लेकिन अब इस जंग का एग्जिट पॉइंट उनको नहीं मिल रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इससे एग्जिट कैसे करूं, वो कौन सा पॉइंट हो कि वो ये कह सकें कि भाई हमें अपने लक्ष्य हासिल हो गए। हालांकि उनका कोई भरोसा नहीं है, वो तो अभी भी कह देते हैं कि हमारे लक्ष्य हासिल हो गए, लेकिन हकीकत यह है कि ना परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लग पाई, ना रिजीम चेंज हो पाई, क्योंकि कुछ प्रोटेस्ट हुए थे ईरान में, उनको देखकर बार बार रजा पहलवी की तरफ से भी और अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरफ से भी ये कहा गया कि अब वक्त आ गया है, ईरान में रिजीम चेंज करना है, ईरान के लोगों तुम खड़े हो जाओ अपनी हुकूमत के खिलाफ। कहा तो यहां तक गया कि रात में 8 बजे सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लो। इस तरह के स्टेटमेंट्स खुलेआम दिए गए एक प्रेसिडेंट की तरफ से, लेकिन असर उसका कुछ हुआ नहीं। तो फिर एग्जिट पॉइंट होगा क्या इस जंग का? समीर, इसे बहुत आसानी से हम समझ लेते हैं। 2-3 बातें हैं और बहुत कम लफ्ज़ों में इसे मैं बयान करता हूँ। जब भी दो ताकतें लड़ती हैं तो उन ताकतों में पावर ऑफ प्रेस, पावर ऑफ स्टेज एंड पावर ऑफ वेल्थ, ये 3 पावर ऐसी हैं कि जो जिसके पीछे लग जाती हैं उसको नीस्तो नाबूद कर देती हैं, उसे ख़त्म कर देती हैं। अमेरिका के पास वर्ल्ड में सबसे बड़ा पावर ऑफ स्टेज है, पावर ऑफ प्रेस है और पावर ऑफ वेल्थ है। ये लगाने के बाद, उनकी मिसाइलें लगाने के बाद, उनके जहाज़ लगाने के बाद, और उनके क्या वो कौन सा उनका जहाज़ है, यूएसएस अब्राहम लिंकन, बस्टर, क्या वो बंकर बस्टर बम, बंकर बस्टर जो है वो लगाने के बाद, यूएसएस इब्राहिम लिंकन लगाने के बाद, और पता नहीं क्या लगाने के बाद और क्या लगाने के बाद और क्या लगाने के बाद, अभी इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि अभी उनके पास ना कहने को कुछ है ना समझने को कुछ है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा आपसे कि ये सारी ताकतें लगा के ये सिर्फ इसीलिए नहीं झुका पा रहे हैं क्योंकि जालिम कभी मजलूम से जीत ही नहीं पाता। उसकी सबसे बड़ी वजह है शैतान जालिम के साथ रहता है और खुदा मजलूम के साथ रहता है। बहुत अहम बात आपने कही। और आखिर में ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि देश की बात इतनी हो रही है, देश के मुसलमानों की, हिंदुओं की, अलग अलग समुदायों के जो लोग आज ईरान को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपने उनका जिक्र किया। भारत की जो विदेश नीति है, जो फॉरेन पॉलिसी है, ईरान के मसले को लेकर आप उससे कितना संतुष्ट हैं या संतुष्ट नहीं हैं? क्योंकि बड़ी तरह की आवाज़ें उठीं जब ईरान पर इतना बड़ा अटैक हुआ अमेरिका का। उसके बाद भारत सरकार की तरफ से जो बयान दिए गए उनको लेकर ऑपोजिशन ने भी इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की कि देखिए ये अभी तक नहीं बोले, इन्होंने बोलने में इतनी देरी कर दी। इस तरह की बातें ऑपोजिशन की तरफ से कही गई। आप भारत की विदेश नीति को खास करके इस जंग के शुरू होने के बाद कैसे देखते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं? वेल देखें, शुरुआत की तो मैं अगर बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इज़राइल के और अपने रिश्ते को डिक्लेयर किया था, जो जग ज़ाहिर है कि उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे जी। उसके चंद दिनों के बाद से जब ये हालात बने और हालात बिगड़ने की सूरत में आगे चले गए तो फिर ये रहा कि जो हमारे फॉरेन अफेयर्स सेक्रेटरी हैं वो एम्बेसी आए और उन्होंने वहाँ जो रजिस्टर्ड था जिसमें लोग अपनी अपनी फीलिंग लिख रहे थे, शोक पुस्तिका पर दस्तखत किया, अपने शोक पुस्तिका पे उन्होंने दस्तखत किया। तो मुझे लगता है कि ये कदम उनका बड़ा अच्छा था। इसके बरअक्स ईरान के साथ जो उनकी टॉक फॉरेन मिनिस्टर टेबल पे चल रही है
वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं यहाँ अपने देश की हालत और बेहतर देखना चाहता हूँ, और वो इस तरह हो सकती है कि अगर चाइना इस वक्त अमेरिका को क्या चाहिए? पैसा चाहिए? नहीं। लोन चाहिए? नहीं। फिर अमेरिका को कोई ताकत चाहिए? नहीं। अमेरिका को कोई बम और मिसाइल चाहिए? नहीं। अमेरिका को चाहिए एक नेगोशिएटर, एक ऐसा नेगोशिएटर जो इसकी मुसीबत से, उसके सर से ये जंग की जो कैफियत उसने ओढ़ रखी है और दूसरे पे थोप रखी है, इन हालात से एक एग्ज़िट पॉइंट उसको करा दे। तो जब चाइना एक बेस्ट नेगोशिएटर हो सकता है, जब रशिया एक बेस्ट नेगोशिएटर हो सकता है, तो हमारा देश हिंदुस्तान क्यों नहीं? क्यों नहीं? जब इस कैफियत में हम हैं, इस ताकत में हम हैं कि ईरान हमारी बात मान सकता है, चाइना से पहले और रशिया से पहले, और बिना शर्त और बिना हिसाब किताब के अपने सर आँखों पे हिंदुस्तान को बिठा सकता है। तो ये फॉरेन अफेयर्स को दिखना चाहिए और हमारे सरकार को दिखना चाहिए कि जहां हम एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, कि यूनिवर्सल हिस्ट्री जब लिखी जाएगी और सबसे सख्त दिन लिखे जाएंगे ह्यूमन बींग्स के, तो इस ज़माने को डिनाई नहीं किया जा सकता। आप मुझे बताएं कि क्या आयतुल्लाह ख़ामनेई को नहीं पता था कि उन्हें मार दिया जाएगा? उन्हें पता था। फिर उन्होंने क्या चुना? उन्होंने शहादत चुनी। और क्यों शहादत चुनी? अपने देश की मोहब्बत में। उन्होंने कहा जब हमारे तेहरान के जवान किसी बंकर में जाके नहीं छुप रहे हैं और रोड पे घूम रहे हैं, तो फिर मुझे भी अपने घर में रहना है। मैं आपको एक अजीब बात शेयर करूं जो शायद मीडिया में भी आ चुकी है। उन्हें अपने शहादत के दिन मालूम था कि आज हमला हो सकता है। इंटेलिजेंस की पूरी इनपुट रहती है। ये सारे बड़े लोग हैं, इन्हें पता होता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। उसके बावजूद जो जगह ना बदले, वो बता रहा है ना कि वो सच्चा अपने देश का देशभक्त है, और वो सच्चा जिस ईमान पे रहता है उस ईमान पे अपनी जान दे रहा है। ठीक है ना? तो ऐसे सच्चे लोग बहुत बड़े होते हैं, और जिस समाज में भी हों उनको सैल्यूट समाजों की तरफ से होना चाहिए। जिन माँओं ने भी उन्हें जन्मा है उन माँओं को सलाम होना चाहिए। और हम लोग तो गांधी के देश के लोग हैं। हमारे यहाँ किस चीज़ की इज्जत है? जो देश पे मर मिटता है हम उसके लिए मर मिटते हैं। तो हमारा देश भारत है, और ये मोहब्बत की दास्तान, कुर्बानी की दास्तान और अपने देश पे मर मिटने की दास्तान देख कर, सुन के नहीं, अपनी आँखों से देख के हमें जज्बा आता है कि हमारे देश की तरफ अगर किसी ने आंखें उठाई तो हम आंखें निकालेंगे, और हमारे देश पे अगर किसी ने आक्रमण की कोशिश की तो हम अपनी जान दे के अपने देश को बचाने की कोशिश करेंगे। बहुत खूब। एक लास्ट में तस्करा एटम बॉम्ब का, बड़ी चर्चा हो रही है इसे लेकर, और ये बार बार कहा जा रहा है कि आज की तारीख में अमेरिका का जो रुख और रवैया है, अगर आप अमेरिका के प्रभाव से बचे रहते हुए अपने मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसके डर को ख़त्म करना चाहते हैं, तो परमाणु बम, एटम बम ही एकमात्र वो डिटरेंस है। तस्करा इस बात का हो रहा है कि जो एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है, वो कोशिश ये कर सकता है आने वाले वक्त में कि परमाणु बम तैयार कर ले, तभी ये जंग ख़त्म हो सकती है। दूसरा अंदेशा इस बात का जताया जा रहा है कि फ्रस्ट्रेशन अमेरिका में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो आने वाले वक्त में ईरान के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। आपको लगता है कि हालात इस हद तक पहुंच सकते हैं? इसका अंदेशा है क्या? देखिए, जब कोई गुरूर के नशे में हो तो वो शराब के नशे से ज़्यादा और अफ़ीम और गांजा और भांग के नशे से ज़्यादा बेराहरू हो सकता है। तो ये गुरूर मुझे लगता है बहुत जल्द, मैं यहाँ अवाम अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, चूँकि अवाम तो रोड पे आ चुकी है, अवाम ने एहतजाज शुरू कर दिया है। बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पर लाखों लोग सड़कों जो पर। लोग अमेरिका में लाखों लोग रोड पे आए हैं, यकीन जानिए वो इस बात के लिए आए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं उनके फ्यूचर का सौदा करने वाले, और उनके पूरे के पूरे आने वाली नस्लों का सौदा करने वाले, उनके उस जहनी और फ़िक्री वक़ार को ख़त्म करने वाले, और वो कौन होते हैं मासूम बच्चों के कत्ल को अमेरिका के सर पे लगाने वाले और अमेरिकन्स के सर पे लगाने वाले, वो कौन होते हैं अमेरिका आम आवाम से आए हुए जो पैसे हैं टैक्सेशन के, उस पैसे को इज़राइल की जंग में शामिल होकर फूकने वाले। तो ये एहतजाज बढ़ेगा। आप देखिएगा नेटो साथ छोड़ देगा, मुझे लगता है शायद छोड़ ही दिया होगा। बिल्कुल। आप देखेंगे स्पेन ने छोड़ ब्रिटेन ने दिया, कह दिया है कि ये जंग हमारी नहीं है। फ्रांस ने एयर स्पेस देने से मना कर फ्रांस दिया। एयर स्पेस। इटली ने निंदा की है ईरान पर हमले की, और यहाँ तक कि फिलिस्तीनियों को जिस तरह से मारा गया,
इजराइल की तरफ से गाजा में जो नरसंहार हुआ उसकी निंदा की है मेलोनी ने खुद। अब आप समीर देख लें कि जब ये चीज़ें शुरू हो गई हैं तो ये ऐसे ही नहीं शुरू हुई हैं, बहुत पहले से ये इंतज़ार में थे कि शायद ये ख़त्म हो जाए, शायद ये ख़त्म हो जाए, शायद ये ख़त्म हो जाए। तो अब जो पागलपन के दौर से बंदा गुज़र रहा हो और वो चाह रहा हो कि उसका पागलपन लोग अक्लमंदी के नाम पे मान लें, तो दुनिया के सारे लोग बेवकूफ़ नहीं हैं और दुनिया के सारे लोग फिसड्डी और भागने वाले और मैदान छोड़ने वाले नहीं, आकिल लोग हैं। यूरोपियन यूनियन इस बात का ऐलान जल्द करेगी और मुझे लगता है पूरा यूरोप और अमेरिकन एलाइज के बहुत सारे मुल्क धीरे से या तो अमेरिका को समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि जंग से बाहर आएँ और या फिर वो खुद अपने आप को बाहर कर लेंगे। उसकी वजह है भाई, कौन पेट्रोल पंप पे 300 रुपये का तेल खरीदेगा? कौन 3500 रुपये और 4000 का गैस खरीदेगा? कौन है जो इन सारी मार को झेलेगा और उसके बाद भी खड़ा रहेगा सरकार के साथ? बिल्कुल नहीं। सरकारें भी देख रही होती हैं कि हमारे यहाँ इख्तलाफ हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा। तो ये सरकारों के जो बड़े चलाने वाले लोग होते हैं ये समझदार होते हैं, इनको पता होता है कि ये बुखार 10वें दिन ये हाल करेगा और 20वें दिन किडनी ख़राब कर देगा और किडनी ख़राब हुई तो सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, बातें ये ज़रूर करेंगे, जैसे ये मिसाइल मारने की बात कर रहे थे उसी तरह ये बम फोड़ने की बात करेंगे, उसी तरह ये एटम बम फोड़ने की बात करेंगे, मगर ईरान के बच्चे से लेकर जवान तक अपनी जगह से कोई हिलने वाला नहीं है। एक बात और प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको बताऊं, जो लम्हे फ़िक्रिया है हमारी इंटेलिजेंस के लिए भी, कौम के लिए भी, हिंदुस्तानियों के लिए भी, अगर खामेनेई ज़िंदा होते तो ये जंग आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि एक बड़ा नेगोशिएटर था, एक बड़ा साबिर था, एक वो शख्स था जो सबको रोक सकता था, एक वो शख्स था जो रहम खाता, जो अच्छे तरीके से जंग को ख़त्म कर देता, जो दुनिया को बोल देता अच्छा ठीक है तुम ये 4 बातें करो, हम अपने यहाँ से 4 बातों का ख्याल रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने खामनाई को मार दिया। आपको पता है इन्होंने खामनाई को मार के क्या दुनिया में बहरान पैदा किया है? अंदाज़ नहीं इनको। पहले ईरान की हुकूमत में कितने फ़ौजी थे? लगभग 6 लाख। उनकी दोनों फौजों को मिला के शायद 7-8 लाख। कितनी फौजी है उनके? एक टोटल 10 लाख। टोटल 10 लाख मान लीजिए, 10 लाख मान लीजिए। उनके यहाँ एक बसीज आम लोकल पुलिस है, वो कोई 13 लाख है, 12-13 लाख है। तो 12-13 लाख वो और 10 लाख वो, कितनी थी टोटल उनकी डिफेंस की पावर? 20 लाख की। 20 लाख के 9 करोड़ के देश में 20 लाख की पावर थी उनके पास। इन्होंने जिस दिन खामनाई को मारा, अभी आयतुल्लाह खामनाई का 40वां होने वाला है, जिस दिन इन्होंने आयतुल्लाह खामनाई को मारा है उस दिन से लेके अब तक इन्होंने 9 करोड़ फौजी बना दिए हैं ईरान के। 9 करोड़। अब वो एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो अपने मुल्क से अलग है। क्यों? इसलिए कि उसके लीडर को मार दिया गया, उसके बाप को मार दिया गया, पूरी कौम खुद को यतीम समझ रही है। और इस जज्बे को सलाम सिर्फ इसलिए है कि दुनिया का हर मुल्क अगर बचेगा इसी जज्बे के साथ बचेगा। मैं आज अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानता हूं तो मैं प्यार करता हूं उनसे, और मैं उससे प्यार नहीं करूंगा जिसने गोलियां मारी होंगी महात्मा गांधी को। यकीनी तौर पर ईरान में भी जिसने मारा है आयतुल्लाह खामनाई को, वो उससे प्यार नहीं करेंगे, वो उससे नफरत करेंगे। और ये तो हमला करने वाले को सोचना चाहिए कि उसने ऐसा हमला क्यों किया और किस लिए किया। मैं आपके स्टूडियो में बैठ के बहुत खुले दिल से कहता हूँ, एक मंजिल होती है कि जब आदमी दुआ करता है कि चलो या अल्लाह उसको समझ दे, या अल्लाह उसको समझ दे, या अल्लाह उसको समझ दे, लेकिन ये मंजिल एक जगह आके ख़त्म हो जाती है और फिर आदमी समझ और दुआ की बात नहीं करता, लानत भेजता है। लानत ऐसे शख्स पर जिसने उस 86 साल के मजलूम को। तो आपको लगता है आयतुल्लाह खामनेई को मारकर अमेरिका ने वो रेड लाइन क्रॉस कर दी है, और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि अब तनाव जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन हम और आप यही दुआ कर सकते हैं, जो भारत इकलौता वाहिद ऐसा देश है पूरी दुनिया में जो शांति का पक्षधर है, जो मानवता का पक्षधर है, और हमने इस जंग के दौरान भी अपना वो रुख पूरी दुनिया के सामने रखा है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो सेन वॉइसेस हैं ये और आगे बढ़ेंगी और ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म होगी। ये कत्लो गारत और तबाही और बर्बादी का जो आलम हमें 21वीं सदी के इस दौर में देखने को मिल रहा है वो ख़त्म होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना कल्ब रुशैद रिजवी, आप TV9 के स्टूडियो में आए और आपसे आज हमने दिल खोलकर इतनी सारी बातें कहीं और करी, और बहुत सारे ऐसे सवाल जो लोगों के जहन में होंगे, मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के ज़रिए उनको भी जवाब मिले होंगे। बहुत शुक्रिया समीर, आपने बुलाया, और बहुत शुक्रिया आप देखने वालों का कि आपने मुझे और समीर साहब की आवाज़ को एक साथ सुना। बेपनाह शुक्रिया, आप सभी की खिदमत में सलाम। थैंक यू।